इस मैप को देखें। यह भारत का मैप है आज़ादी के पहले का, जब बंटवारा नहीं हुआ था तब का। तब यह पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो था वो था लाहौर, जिसे विभाजन के बाद पाकिस्तान में मिलाया गया था। आज ये लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, लेकिन कभी यह दिल हिंदुस्तान में भी धड़कता था। जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब अंग्रेज शासकों द्वारा भारत पाकिस्तान बंटवारे की नींव रख दी गई थी, जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया। लेकिन जब बात धर्म के नाम पर बंटवारे की हो रही थी तो आखिर क्यों लाहौर शहर को पाकिस्तान में शामिल करा दिया गया, जबकि उस समय लाहौर में गैर मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से करीब आधी ही हुआ करती थी। और कई दिग्गज लोगों का यह भी मानना है कि जब तक लाहौर पाकिस्तान के पास नहीं गया था तब तक पूरे लाहौर को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह शहर भारत के हिस्से में ही आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो लाहौर भारत के पास आते आते रह गया, जबकि उस वक्त लाहौर के भारत में शामिल होने के कई बड़े बड़े कारण मौजूद थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर लाहौर का विभाजन कैसे हुआ था, मतलब किस आधार पर लाहौर को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला लिया गया, किसने यह फैसला लिया था और क्यों लिया था, और क्या यह फैसला बिल्कुल सही भी था। यह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बताने का है। तो सबसे पहले हम लाहौर शहर के बारे में जानेंगे ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। इस मैप को देखें। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का कैपिटल है। कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक रूप से अपनी अहमियत रखते आया है। जैसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह शहर काफी तेजी से ग्रो करते हुए नजर आया था। और यही नहीं, ताजपोशी के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को ही अपने कैपिटल के रूप में चुना था। हालांकि यह सुनकर दुख होता है कि लाहौर में 2 बार महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को हिंसक तरीके से तोड़ा गया था बाद में। तो लाहौर आज भी अपनी अहमियत को बनाए हुए है और आज पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। आज़ादी से पहले लाहौर में सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर शांति से रहा करते थे। और यही नहीं, लोग एक दूसरे के त्योहार में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। यह तब की बात है जब अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल जैसी भड़काऊ नीतियों को बस शुरू ही किया था। यह शहर एक तरह से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का घर हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद सब कुछ बदल सा गया। आज लाहौर में सिर्फ 1.9% के करीब ही हिंदू और सिख कम्युनिटी दिखाई देती है, जबकि साल 1941 के समय लाहौर में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लगभग 40% के करीब थी। तो अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे लाहौर का बंटवारा किया गया था। दरअसल बंटवारे के लिए ब्रिटेन से एक शख्स रेडक्लिफ को अपॉइंट किया गया था, यह उनकी इमेज है। तो ये रेडक्लिफ ब्रिटेन में एक जज का काम करता था। मतलब रेडक्लिफ को भारत के इतिहास की सटीक जानकारी नहीं थी, ना उन्होंने कभी भारत देखा था और ना ही भारत की अलग अलग संस्कृति का उसे कुछ पता था। मतलब बॉर्डर के डिमार्केशन के लिए एक ऐसे जज को बुलाया गया जिन्हें ना तो भारत की संस्कृति और इतिहास की जरा से भी समझ थी और ना ही जिसने पहले कभी बाउंड्री डिमार्केशन का काम किया था। बस बॉर्डर की मार्किंग का फैसला बॉर्डर कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया था। और क्योंकि रेडक्लिफ इस कमीशन के हेड थे, इसलिए इसे रेडक्लिफ कमीशन भी कहा जाता है। और रेडक्लिफ कमीशन पर पहले से ही कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, जिस वजह से उन्हें जल्द से जल्द बाउंड्री को डिमार्केट करना था। साथ ही उस समय उन्हें कई ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा जिसने उनके डिवीजन को इन्फ्लुएंस किया और जिसका रिजल्ट यह निकला कि कमीशन ने लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया। तो अब ये भी जानते हैं कि किन कारणों से लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया गया। जब साल 1971 में सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने लंदन में रेडक्लिफ के घर पर उनसे मुलाकात की, तब उन्होंने रेडक्लिफ से पूछ लिया कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री ड्रॉ करने के काम से संतुष्ट है। इस पर रेडक्लिफ जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे रीमार्किंग करने के लिए काफी कम समय दिया गया था। अगर मुझे इसके लिए 2 से 3 साल का समय दिया जाता तो मैं इसमें और भी कई सुधार कर सकता था। अगर मैं कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया
तो इसका दोष खराब पॉलिटिकल मैनेजमेंट को जाना चाहिए, ऐसा रेडक्लिफ का कहना था। यानी समय एक बड़ी वजह थी जिसने रेडक्लिफ के निर्णय को प्रभावित किया। इसके अलावा रेडक्लिफ को भारत और इनकी संस्कृति के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। इनका दोष भी कहीं ना कहीं खराब पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम को जाता है, जिसने रेडक्लिफ को कोई भी एडवाइजरी एक्सपर्ट नहीं दिया था जो कि फैसला लेने में उनकी मदद कर सके। इसके अलावा भी कमीशन में 4 प्रतिनिधियों को रखा गया था, जिसमें 2 भारतीय जज मेहरचंद महाजन और तेजासी शामिल थे। वहीं 2 पाकिस्तानी जज जैन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर भी शामिल थे। दोनों पक्षों को इसमें इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ यही था कि दोनों ही पक्षों को एक समान रखा जा सके, लेकिन फिर भी आखिरी निर्णय रेडक्लिफ के हाथों में था। दोनों देश को एक समान रखना एक तरह से गलत फैसला था और इसने रेडक्लिफ के निर्णय को बुरी तरह से प्रभावित किया। और रेडक्लिफ अपने कमीशन के लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हर प्रतिनिधि अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा था और सिर्फ अपनी ही टेरिटरी को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा था, जिससे रेडक्लिफ को कई बार इन मुद्दों पर उनसे बहस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि रेडक्लिफ मेहरचंद महाजन के ज्ञान और विद्वता से काफी प्रभावित हुए थे। रेडक्लिफ और कुलदीप नायर की जो भी बातें हुई उसका जिक्र हमें कुलदीप नायर की बुक स्कूप इनसाइड स्टोरी फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेसिडेंट में मिलता है। कुलदीप नायर से हुई मुलाकात में रेडक्लिफ ये साफ तौर पर कह चुके थे कि मैंने तो आपको यानी भारत को लाहौर लगभग दे ही दिया था, लेकिन तभी मुझे यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास तब कोई भी बड़ा शहर नहीं था और मैं पहले ही भारत के लिए कोलकाता की मार्किंग कर चुका था। हालांकि इस बात का कोई भी बड़ा मतलब नहीं बनता है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बॉर्डर मार्किंग के लिए रेडक्लिफ का नाम मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने रिकमेंड किया था, लेकिन पाकिस्तान को लाहौर देने के फैसले से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। जब कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि रेडक्लिफ के पास ना तो कोई सटीक नियम थे जिसके तहत वे दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बना सके, और ना ही उनके पास क्लियर जस्टिफिकेशन थे जिसके तहत वो ये समझा सके कि किस तरह से सीमा रेखा का डिमार्केशन किया गया है। एक और बड़ा कारण था जिसने बुरी तरह से रेडक्लिफ के निर्णय को प्रभावित किया था। अब जैसे जैसे लाहौर के फैसले की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लाहौर में सभी कम्युनिटी के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। फैसले के पहले ही लाहौर में हुए दंगों ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। इसी वजह से जल्दबाजी में डिमार्केशन के काम को पूरा कराया गया और इस पर फैसला भी ले लिया गया। 1946 में हुए दंगे आखिर लोग कैसे भूल सकते हैं। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें बताया गया कि पार्टीशन पर फैसला लेने से पहले ही ज्यादातर हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग भारत में आ गए थे। दंगों से बचने के लिए लोगों को मजबूरन अपने धर्म बहुल देश में लौटना पड़ा था और कुछ लोगों को दंगों से बचने के लिए अपने धर्म को ही कन्वर्ट करना पड़ा था। अब कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि लाहौर का विभाजन साल 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हुआ था, क्योंकि उस समय लाहौर में 60% मुस्लिम और 40% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी। हालांकि फिर भी उस समय ज्यादातर लाहौर की प्रॉपर्टीज नॉन मुस्लिम लोगों के पास थी और वहां के ज्यादातर बिजनेस में भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की मोनोपोली ज्यादा थी। लाहौर के कुछ फेमस हॉस्पिटल जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल और दयाल सिंह कॉलेज वहां पर मौजूद थे तब। यहाँ तक कि लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की रियासत का कैपिटल भी रह चुका था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आखिर किस तरह से रेडक्लिफ ने बिना किसी नियम के जल्दबाजी में यह सब डिसीजन लिए थे। कुलदीप नायर की रेडक्लिफ के साथ करीब 1 घंटे तक बात हुई, जिसमें कुलदीप नायर ने उनसे यह भी पूछा कि पाकिस्तान में बैठे मुसलमान आपसे कहीं ज्यादा नाराज है क्योंकि आपने भारत का पक्ष ज्यादा लिया। ऐसा कुलदीप नायर ने इसलिए पूछा क्योंकि रेडक्लिफ ने फिरोजपुर और जीरा जैसी तहसीलों को भारत में शामिल करवाया था और कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि रेडक्लिफ ने जनरल माउंटबेटन के दबाव में आकर ऐसा फैसला किया था और फाइनल रिपोर्ट में भी बदलाव किया था। तो इस बात का जवाब देते हुए रेडक्लिफ ने बताया कि उन्हें कश्मीर के मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हालांकि वे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में जानते थे। रेडक्लिफ ने खास तौर पर कहा कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था, बल्कि उन्हें यह महसूस हुआ कि जीरा और फिरोजपुर भारत को जाना चाहिए और उन्होंने भारत को वो दे दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उनसे खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाहौर दिया था।
कई लोगों का मानना है कि लाहौर को पाकिस्तान के हाथों में देने से रेड क्लिफ का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दोष उन राजनीतिक और मानवीय कारणों को जाना चाहिए जिसने रेड क्लिफ के फैसले को बुरी तरह से प्रभावित किया था और जिसने उन्हें उतना भी समय नहीं दिया कि वो कोई सही फैसला ले सके। हालांकि अब भी हम रेड क्लिफ के इंटेंशन को सही तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें उनके दिमाग के अंदर घुसना होगा, जो कि अब मुमकिन नहीं है। कुलदीप नायर की मुलाकात रेड क्लिफ से तब हुई थी जब वे भारत के आखिरी जनरल माउंटबेटन से मिलने ब्रिटेन गए थे। अब रेड क्लिफ के बारे में एक खास बात यह भी है कि वे भारत पाकिस्तान फैसले के पहले ही ब्रिटेन के लिए निकल गए थे और फिर कभी वापस भारत लौटकर नहीं आए। यहाँ तक कि वे अपने काम के लिए मिलने वाली रकम को भी ठुकरा कर चले गए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत पाकिस्तान दंगों ने उन्हें काफी प्रभावित किया था और वे ये महसूस कर चुके थे कि भारत पाकिस्तान को अलग करने वाले रेड क्लिफ लाइन लाखों लोगों के खून से बनाई गई है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि आखिर क्यों लाहौर को पाकिस्तान में मिलाया गया था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।